गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1804 की नागरिक संहिता का नाम लिखिए जिसने फ्रांस में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया था। ये क्वेश्चन 10th में है और 9th में भी है। जब फ्रांस में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई और नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो नेपोलियन ने कानून बनाया था कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में यूरोप बटा हुआ है, फ्रांस बटा हुआ है, जर्मनी बटा हुआ है और सब में अलग अलग कानून हैं, नाप तोल के अलग कानून, टैक्स के अलग कानून, तो इन सबको क्या कर दे, कानूनों को इक्वल, हर जगह एक जैसा टैक्स, सब जगह नाप तोल बराबर, सबके लिए बराबर कानून बनाए जाएंगे। तो इसे नेपोलियन की संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन की संहिता या 1804 की नागरिक संहिता, दोनों एक ही। 1804 की नागरिक संहिता जिसका नाम क्या है? नेपोलियन की संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वंदे मातरम लिखा? बहुत से बच्चे फटाफट से टिक करते, रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं, इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ रही हो तो फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो। एक बार दो बार जब बोलते रहोगे तो चीज़ें यहीं पे याद होती जाएंगी, दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में यूरोप में जन सामान्य के बीच वैज्ञानिक विचारों के प्रसिद्ध होने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण है जो जन सामान्य के बीच वैज्ञानिक प्रसिद्ध हुए? तो इसको समझने की कोशिश करो। पहले क्या था, पूरे यूरोप में क्या होता था, ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था। इसमें जो उनका धर्मगुरु जो कि पोप होता था, जो वो कह देता था वही सच होता था। जैसे उसने कह दिया कि धरती एक जगह टिकी हुई है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर काटता है तो वो सही है। वो कहता था कि धरती गोल नहीं, धरती चपटी है, सही है। अगर कोई वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक खोज के बाद ये साबित करने की कोशिश करता था कि नहीं भाई धरती गोल है और वह सूर्य का चक्कर काट रही है, तो लोग उसको मार देते थे जान से कि ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे नई औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। उसके बाद इसाक न्यूटन ने अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किए, छापे खाने का विकास हुआ और जनता की कार्य विज्ञान, लोग भी धीरे धीरे विज्ञान को समझने की कोशिश करने लग गए। तो अब ये सब बातें जब हो रही थी तो ये पॉजिटिव हो रही थी, किसकी तरफ? विज्ञान की तरफ। इन सब बातों से क्या हुआ, लोग विज्ञान पे भरोसा करने लग गए। लेकिन एक बात थी, वो थी परंपरागत कुलीन वर्ग ने इसका पक्ष किया। नहीं, परंपरागत कुलीन वर्ग ने कभी भी इसका पक्ष नहीं लिया। परंपरागत कुलीन वर्ग में वहाँ का पुराने टाइम से चला रहा अमीर वर्ग आता था, जो सोचता था अगर हम वैज्ञानिकों का पक्ष लेंगे तो हमारी बातें झूठी हो जाएंगी और लोग हमें नहीं मानेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन की कौन सा इसका कारण नहीं था, वो होगा परंपरागत कुलीन वर्ग ने इसका पक्ष लिया। ये वैज्ञानिक विचारों को फैलाने वाला कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें 2 ग्रुप बने थे। तो ये 2 ग्रुपों के नाम और उन ग्रुपों में कौन कौन सी कंट्री शामिल थे ये बताना है। तो एक तो थी आपकी धुरी शक्तियाँ। धुरी शक्तियों में आते हैं जर्मनी, जापान और इटली। दूसरा ग्रुप था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। तो आपको याद रखना है 2 ग्रुप थे, एक थी धुरी शक्तियाँ, दूसरा था मित्र राष्ट्र। धुरी शक्तियों में 3, जर्मनी, जापान, इटली, और मित्र राष्ट्रों में 4 मेन, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे पहले के टाइम में क्या हुआ, भारत में कुछ उद्योगपतियों ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। यानी जब अंग्रेज उसमें उलझे हुए थे तो यहाँ पे 2 उद्योगपति मेनली उभरे। उनके नाम था डिनशा पेटिट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ये वही टाटा हैं जो टाटा कंपनी आज हमारे देश में इतनी इस्टेब्लिश है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के टाइम के बाद समय पीरियड था, तब इन्होंने अपनी जड़ें जमाई और भारत में बहुत ज़्यादा ये फैलना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार से निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा था? यानी कि जब यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद यानी वो व्यक्ति जिनकी विचारधारा उदार थी, जो कहते थे ना तो एकदम क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद लाना है और ना ही परंपरागत पिछड़े तरीकों में उलझे रहना है।
तो उन्हें उदारवादी राष्ट्रवादी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा था, इसका मतलब था उनकी सबसे बड़ी मांग क्या थी या उनके विचारों में सबसे प्रमुख विचार क्या था। तो उनके विचारों में सबसे प्रमुख विचार था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबको बराबरी। वो ये नहीं कह रहे थे कि गरीबों को, अमीरों की ज़मीन छीन के गरीबों को दे दो, वो ये तो कह रहे थे कि सबके लिए आज़ादी हो, कानून सबके समक्ष बराबर हो, लेकिन सबको पैसे में अभी से बराबर कर दें जैसा कि समाजवाद कहता है, वो ये नहीं कह रहे थे। तो मुख्य बात क्या थी उनकी कि व्यक्ति को आज़ादी मिले और कानून सबके लिए बराबर हो और सभी कानून के समक्ष सब बराबर हों। नेक्स्ट, ये एक लाइन कोट की गई है। ये लाइन आपको बतानी है कि ये लाइन किसकी है। लाइन है, जब फ्रांस छींक देता है तो शेष यूरोप ठंड से जकड़ जाता है। अब बताइए प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। तो ये है आपकी मैटरनिक। किसकी? ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस में, यानी तुम देखो यूरोप में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनकी शुरुआत फ्रांस से ही होती है। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस से, दोबारा जब और भी छोटी मोटी क्रांतियाँ शुरू हुई, सब की सब कहाँ से हुई? फ्रांस से। और फ्रांस से शुरू होने के बाद वो पूरे यूरोप में फैलती चली जाती थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में क्या होती है? यूरोप को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है, कुछ भी। ये लाइन उसके द्वारा कही गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं। इन घटनाओं को आपको सीरियल वाइज लगाने हैं, काल क्रम अनुसार। काल क्रम अनुसार मतलब पहले जो घटना वो लिखनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद नेक्स्ट। काल क्रम अनुसार लगाने के लिए तुम्हें इनके टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन भारत आया। ये आया था आपका 1928 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन ये हुआ था 1929 में। भारत अधिनियम 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917। अब आप इन्हें आराम से लगा सकते हो, लेकिन इन घटनाओं को समझ के याद कर लो, क्योंकि हर घटना से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में, जब गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ के किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए नील को लेके जो विद्रोह चल रहा था कि लोग अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ नील की खेती तो करवा दी, लेकिन अब हमारी फसल खरीद नहीं रहे और हमें उसके पैसे नहीं दे रहे। तो उसके लिए गांधी ने चलाया था चंपारण सत्याग्रह। कब चलाया था? 1917 में। उसके बाद आपका भारत अधिनियम 1919 आता है। ये भारत अधिनियम क्या होता है? अब अंग्रेज़ हम पे जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो अंग्रेज़ की जो महारानी है वो तो इंग्लैंड में बैठी हुई है। तो वो महारानी जो है वहाँ की संसद को आदेश देती थी ब्रिटेन को कि तुम भारत के लिए कानून बनाओ, क्योंकि यहाँ पे महारानी आके सीधे राजकाज नहीं देख रही थी, महारानी के चमचे, महारानी के द्वारा भेजे गए व्यक्ति कामकाज देख रहे थे। अब वो भी तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तो ब्रिटेन की संसद में कानून बनाए जाते थे और वो कानून भारत भेजे जाते थे। भारत के लिए कानून बनाया गया तो उन्हें भारत अधिनियम बोला जाता था। तो भारत अधिनियम 1919 में बनाया गया। इसी प्रकार आप देखोगे बहुत सारे भारत अधिनियम बनते गए हैं। जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया है वो भारत के लिए कोई ना कोई कानून बनाकर भेजते रहते थे। इसीलिए एक बार उन्होंने भारत में कानून बनाने के लिए, भारत की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए साइमन नाम के व्यक्ति को 1928 में भारत भेजा और बोला देखो वहाँ कैसे हालात हैं, उनको किन कानूनों की ज़रूरत है, वहाँ का ज़रा जायज़ा लेके आओ और हम उसके हिसाब से कानून बनाएंगे। जब वो भारत आया तो साइमन कमीशन, उसको क्या बोला गया? साइमन कमीशन। और उसका भारत में बहुत विरोध भी हुआ। साइमन कमीशन कब आया भारत? 1928 में। उसका विरोध इसलिए हुआ कि एक ब्रिटिश व्यक्ति भारत आ रहा है, भारत का जायज़ा लेगा और ये बताएगा कानून कैसे बनाने हैं। तो इसकी जो कमीशन है इनमें कुछ भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो ठीक से बता सकें कि हमें किन कानूनों की ज़रूरत है। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी ये बात नहीं मानी, तो इसलिए इस कमीशन का भारत में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। तो ये कमीशन कब आया था? 1928 में। जब ये बात नहीं मानी गई और भारत में जो लोग इस साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। उसी लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद हमने कांग्रेस का एक अगला अधिवेशन रखा। अधिवेशन मतलब मीटिंग रखते थे हर साल कांग्रेस की। तो वो मीटिंग रखी गई 1929 में। कब रखी गई? 1929 में। कहाँ पर रखी गई? लाहौर में। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारत का ये लाहौर अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वराज की हमने मांग की थी, ये कब रखा गया? ये रखा गया 1929 में। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या मांग थी? तब मांग थी पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं लाइन से। तो सबसे पहले आएगा आपका नंबर 4, उसके बाद आएगा नंबर 3, फिर आएगा नंबर 1 और फिर आएगा नंबर 2। तो आपका डी सही है, 4 3 1 2। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको अच्छे से। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सॉफ्टवेयर शक्ति के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात की अभिवृद्धि के लिए कोई एक रास्ता सुझाइए। एक तो सॉफ्टवेयर समझो क्या होता है। जैसे कंप्यूटर देखते हो, कंप्यूटर में आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीज़ें उसकी आपको दिखाई दे रही है, आप छू सकते हो, वो उसका हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर चल किससे रहा है, किस वजह से उसके अंदर एप्लीकेशन चल रही है, पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और प्लस माइनस किस वजह से कर रहा है, तो उसके अंदर जो चीज़ है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से वो सारा काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत अब जो है इंटरनेशनल लेवल पे यानी पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर शक्ति के रूप में उभर रहा है। यानी यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, वो नए नए एप्लीकेशन बना रहे हैं, नए नए ऐप लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इन्फॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से जा रही है, तो हमें इसको और बढ़ावा देना है। सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात करना, निर्यात का मतलब है हमें इसको और बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन ये इसे बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, सूचना प्रौद्योगिकी में निर्यात की अभिवृद्धि, निर्यात मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन जो छोटे लेवल पे हैं, जिनके पास कम पैसा है, तो सरकार की ओर से इन्हें सहायता दी जानी चाहिए। सहायता कैसे दी जानी चाहिए? या तो उन्हें लोन दिया जाए, या उन पे कम टैक्स लगाया जाए, या उनको बढ़ावा देने के नए नए अवसर दिए जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार में प्रतियोगी बन सकेंगे। यानी वो कंपटीशन में, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारत के लिए और अधिक व्यापार करेंगे। जब हम इतना अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे यहाँ हैं तो उनको क्यों ना बढ़ावा दिया जाए, जिससे भारत की प्रगति बहुत ज़्यादा हो। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो है सॉफ्टवेयर शक्ति बन रहा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए? तो छोटे उद्यमियों को सहायता दें, उन्हें लोन प्रदान करें, उन्हें और अवसर प्रदान करें, और जो नियम होते हैं कोई भी नया बिज़नेस शुरू करने के लिए उनमें थोड़ी ढील प्रदान करें, क्योंकि नियम जब बहुत ज़्यादा कड़े हो जाते हैं तो नया बिज़नेस शुरू करने में कम पैसे वालों को थोड़ी असावधानी होती है, तो इस असुविधा होती है, इस असुविधा को दूर करने के लिए सरकार को उन्हें रियायत देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण भारत में उद्योग का एक उदाहरण है। अच्छा, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण क्या है? बीपीओ। बीपीओ का मतलब है जैसे कि कोई कंपनी है, मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई, वो कंपनी ठीक ठाक चल रही है, अब मुझे इस कंपनी को बढ़ाना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा किससे मिलेगा? बड़े बड़े अमीर लोगों से। अब मैं अमीर लोगों को बोलूँ मुझे पैसा दे दो, वो तो मुझे ऐसे पैसा देंगे नहीं, तो मैं बोलूँगी मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई है, इसके कुछ शेयर आप खरीद लो, जितना मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें से उतना % आपको मिलेगा, लेकिन उन शेयर के बदले आप मुझे पैसा दे दो। अब जब भी मुझे प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और मान लो आपने 10% शेयर मेरे खरीदे हैं, तो उस प्रॉफिट में से 10% हर बार आपको जाएगा। जब हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो इसको कहते हैं उस कंपनी ने अपना बीपीओ निकाल दिया, अपने शेयर जारी कर दिए। तो अब बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने बीपीओ निकाला है? मेरे बीपीओ दूसरों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचेगी? तो भारत में आईटी, किसके द्वारा? आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण किसका एक उदाहरण है? ये आईटी का ही एक उदाहरण है। आईटी के द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, लोग मेरे शेयर खरीद सकेंगे और मेरे प्रॉफिट के हिस्सेदार बन सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक मृदा के कुछ लक्षण बता दिए गए हैं कि ये इसके लक्षण है, बताओ कौन सी मिट्टी है। जैसे कि ये जो मृदा है वहीं पर होती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा विकसित होती है। पॉइंट नंबर बी कि अत्यधिक निक्षालन प्रक्रिया घटित होती है, यानी कि जहाँ पर निक्षालन प्रक्रिया यानी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ बारिश होने के कारण मिट्टी के अंदर के जितने भी पोषक तत्व हैं या पतली मिट्टी है, सूक्ष्म मिट्टी है, वो नीचे चली गई है और ऊपर रह गई कंकड़ वाली पथरीली मिट्टी। इसे कहते हैं मृदा का निक्षालन। तीसरा पॉइंट है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अब ये तीनों खूबियाँ कौन सी मृदा में पाई जाती हैं? लैटराइट मृदा। अब ये 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि लैटराइट मृदा की 3 विशेषता बताइए। सिंपल है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होगी लैटराइट मृदा, निक्षालन की प्रक्रिया होती है और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का फसल के लिए आवश्यक तापमान बताइए। मक्का एक तो खरीफ फसल है और इसकी जो बुआई करेंगे तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने एक और पूछ लिया कि गेहूं की कृषि के लिए वर्षा बताइए। मक्का के लिए तापमान पूछा है, गेहूं की कृषि के लिए वर्षा पूछी है। तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, वर्षा को सेंटीमीटर में। तो गेहूं उगाने के लिए वर्षा कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से 75 वार्षिक वर्षा चाहिए। कहीं कहीं पे इसको आपका 60 से 100 के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, दोनों ही सेम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छी खासी लाइन लिख दी है और पूछा गया ये लाइन भारत के संविधान में किस चीज़ से जुड़ी है। मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ। लाइन लिखी है कि भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को किसी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी देता है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अमान्य करार देता है। तो इन सब लाइनों का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 लाइनें लिखी हैं। पूछा पहली सही है, दूसरी सही है, पहली दूसरी सही है, तीनों सही हैं। तो तीनों लाइनों को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। पहली लाइन है हिंदी का राजभाषा माना जाना। जो हमने भारतीय संघीय व्यवस्था बनाई है, तो क्या हमने संविधान में हिंदी को राजभाषा लिखा है? जी हाँ जी। कई जगह लिखा था राष्ट्रभाषा। देखो, हिंदी राष्ट्र की भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा यानी कामकाज की भाषा है। पूरे देश में हिंदी भाषा में कामकाज होगा तो वो वैलिड है, लेकिन ये नहीं है कि हम पूरे देश में हिंदी भाषा को अलाउ करेंगे कि बस हिंदी बोली जाएगी हमें राष्ट्रभाषा। नहीं, हिंदी अगर ये लाइन लिखी आती ना कि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो ये लाइन गलत मानी जाती। हमने अपने संविधान में लिखा है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। सेकंड पॉइंट है हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित मतलब लिस्ट बना दी हमने, अपने संविधान में लिस्ट बना दी है। कितनी भाषाओं की? 22 भाषाओं की। ये पहली तो हिंदी होगी, उसके अलावा और 21 भाषाएं हमने जोड़ी हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषाएं हमने अपने संविधान में जोड़ी हैं कि कोई राज्य है अगर उसको तमिल में काम करना है वो तमिल में काम करे, अगर उसको गुरुमुखी लिपि अपनानी है गुरुमुखी लिपि अपनाए, तेलुगु में करना है तेलुगु में करे। तो ये सब भाषाएं भारत में मान्य हैं। नेक्स्ट है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी राज के कामों में उपयोग। बिल्कुल, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा भी राजकाज के कार्यों को करने के लिए वैलिड है। तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे स्कूल में कोई सर्कुलर आ रहा है, कोई नया प्रोग्राम आ रहा है, या तो हिंदी में लिखा आएगा या इंग्लिश में लिखा आएगा। इसके अलावा ये नॉर्थ की बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा आएगा। साउथ में चले जाओ, साउथ के आंध्र प्रदेश में चले जाओ, वो इंग्लिश में लिखा आएगा और तेलुगु में लिखा आएगा। तमिलनाडु में चले जाओ, इंग्लिश में लिखा आएगा, तमिल में लिखा आएगा, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होगी, लगभग हर स्टेट में से सीखा जाता है। साउथ के लोग हिंदी भाषा नहीं सीखते तो उनको समझने में कठिनाई है, इसलिए उनके लिए इंग्लिश और अपनी मातृभाषा में काम करने के लिए वैलिड है। तो ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न को कथनों, दृढ़ कथन और कारण आर, यही वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यानी कुछ लाइनें दी हैं, आपको बतानी है सही है नहीं है। तो कथन ये कहता है कि लोकतंत्र एक वैध शासन है। वैध मतलब वैलिड। हाँ भाई, लोकतंत्र वैलिड शासन है। इनवैलिड तो तब होगा जब वहाँ छीना झपटी से तानाशाही ला दो। दूसरा पॉइंट है कि नियमित, स्वतंत्र और स्वच्छ चुनावों का होना लोकतंत्र की भावना। भावना मतलब इसकी पहचान। इसकी पहचान ही है कि नियमित होते हैं, यानी कि जब टाइम पीरियड है 5 साल बाद चुनाव होने तो होंगे। दूसरा, स्वतंत्र होंगे, कोई स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, किसी को पकड़ के जबरदस्ती ले आके वोटिंग नहीं कराई जाती।
और उसके बाद है स्वच्छ चुनाव। स्वच्छ यानी कोई धांधली चुनावों में नहीं होती। यही तो लोकतंत्र की पहचान है। तो ए और बी दोनों सही हैं, पॉइंट ए और आर दोनों सही हैं। और आर एक्चुअल में लोकतंत्र वैध शासन है। ये क्यों वैध है इसकी व्याख्या करता है। तो आज ये 15 क्वेश्चन छोटे छोटे करते हैं। कल एक दूसरी वीडियो मैं इसकी बनाऊंगी। थैंक यू बच्चों।